कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चयन, राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन और अभी हाल में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चयन, हर तुक्के बेकार चले गए। लेकिन दुष्यंत गौतम को जब विधानसभा चुनाव लड़वाया गया तो पता नहीं क्यों मुझे तब से बहुत ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इसीलिए कि दुष्यंत गौतम को सीएम बनाना है और ये टारगेट पहले से। रेखा गुप्ता का चयन भाजपा के उस कथन को मजबूती प्रदान करता है कि पार्टी विद द डिफरेंस क्यों कहा जाता है, क्यों ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। रेखा गुप्ता महिला है, उसके ऊपर अटैक करना कांडी केजरी गैंग के लिए मुश्किल होगा और उनके द्वारा अटैक किया जाना उनके लिए ज्यादा घातक होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली को आखिरकार अपना सीएम मिल गया और तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए रेखा गुप्ता को दिल्ली ने अपना सीएम चुना है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों पार्टी विद अ डिफरेंस कहा जाता है, आज फिर भाजपा ने साबित कर दिया। एक दौर था जब मंत्रियों को कुछ पता नहीं होता था, उनके मंत्रिमंडल की जानकारी मीडिया को होती थी। अब मीडिया मठाधीश आज फिर विदूषक की तरह नजर आते रहे। तमाम टेलीविजन चैनलों पर आपने सर्च करते हुए देखा होगा, हर कोई जोकर नजर आ रहा था, हर एंकर विदूषक नजर आ रहा था, उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा पहली बार हुआ यह भी नहीं है। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चयन, राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन और अभी हाल में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चयन, हर तुक्के बेकार चले गए। तो आखिर इस रेखा में मोदी टीम ने क्या देखा कि आखिर में इन पर मुहर लगाया गया। प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, कभी पूर्वांचल के लोगों का नाम चल रहा था, कभी सिख चेहरे का नाम चल रहा था, लेकिन आखिर में रेखा गुप्ता का नाम क्यों आया? रेखा गुप्ता से भाजपा ने संदेश क्या दिया है और क्यों दिल्ली में रेखा गुप्ता की जरूरत थी? सिर्फ इस बात को लेकर के क्या सिर्फ मोदी मीडिया को पस्त करने के लिए ये काम करते हैं मोदी, या फिर बात कुछ और तलक जाती है? माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में एक सर्वसहमति बनी है और यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी में ये पूरी सर्वसहमति की गुंजाइश तो हमेशा होती है। लगातार इस पूरे प्रकरण में सर्वसहमति इसलिए क्योंकि नेशन के हित में, उस राज्य के हित में क्या होता है। और यही वजह है कि मैंने पिछले विश्लेषण में भी कहा कि मुझे यह लगता था कि एक दलित चेहरा सामने आएगा, लेकिन सबको यह लगता था, लेकिन वो दलित चेहरा चुनाव हार चुका था, वरना इसकी पूरी गुंजाइश थी कि दुष्यंत गौतम सीएम पद के उम्मीदवार होते। यदि मैं अपने लिहाज से जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दुष्यंत गौतम को राज्यसभा का सांसद होते हुए, हरियाणा से राज्यसभा का सांसद होते हुए दिल्ली में चुनाव लड़ाया गया, लेकिन दुष्यंत गौतम चुनाव हार गए। दिल्ली में विधान परिषद नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि इसकी संभावना है कि दुष्यंत गौतम को सीएम बना करके उन्हें फिर से चुनाव लड़ाया जाए और पूरी ऊर्जा लगा करके उन्हें जितवाया जाए, क्योंकि मोदी टीम कुछ भी कर सकती थी। दुष्यंत गौतम को इसलिए क्योंकि वो दलित चेहरा है और पूरा जो खेल लोकसभा चुनाव में हुआ है वो दलित एजेंडे के साथ हुआ, लेकिन दुष्यंत अपना ही चुनाव हार गए। वो प्रभावशाली, कद्दावर और गंभीर नेता रहे तो दुष्यंत पर दांव ही खत्म हो गया। हो सकता है कुछ उलझने नहीं होंगी कि दुष्यंत गौतम को फिर से चुनाव लड़वाना पड़ेगा, जनता को एक तरह से चैलेंज करना होगा कि तुमने जिसको हराया हमने उसको फिर से हमने उसे सीएम चुन लिया, तो कहीं निगेटिव ना पड़ जाए। और चूंकि विधान परिषद तो दिल्ली में है नहीं, ऐसे कंडीशन में हो सकता है इस नाम पर। लेकिन दुष्यंत गौतम को जब विधानसभा चुनाव लड़वाया गया तो पता नहीं क्यों मुझे तब से बहुत ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इसीलिए कि दुष्यंत गौतम को सीएम बनाना है और ये टारगेट पहले से है। जैसे मैंने हमेशा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों में दूरगामी होता है और अमित शाह उस पर मुहर लगाते हैं। जब बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे, उन्हें जो भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, तो राज्यपाल ही उन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि उन्हें, उनका फ्यूचर तय था कि उस दलित चेहरे को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाना है। जिस दिन
राज्यपाल बनाया गया द्रौपदी मुर्मू को, उसी दिन दिमाग में कहीं रहा होगा कि इसे भारत का राष्ट्रपति बनाना है, वरना क्योंकि प्रोफाइल बड़ी करनी है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था दुष्यंत गौतम पर। उसके बाद एकाएक नाम रेखा गुप्ता का आया। पूरी मीडिया प्रवेश वर्मा के नाम पर चर्चा कर रही थी। प्रवेश वर्मा ने फाइट बेहतरीन किया, लेकिन क्यों ऐसा मुझे लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों प्रवेश वर्मा नहीं को नो। एक तो प्रवेश वर्मा चीफ मिनिस्टर के पुत्र हैं और भाजपा जिस परिवारवाद पर हमला करती है उसके लिए प्रवेश वर्मा उस रास्ते में रोड़ा थे, क्योंकि जब आप परिवारवाद की राजनीति की मुखालफत करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, उसमें प्रवेश वर्मा का चयन ही सिर्फ इसलिए है, प्रवेश वर्मा नेता इसलिए हैं क्योंकि वो पुत्र हैं साहिब सिंह वर्मा के। यदि साहिब सिंह वर्मा के पुत्र नहीं होते तो इतनी आसानी से प्रवेश वर्मा को राजनीति नहीं आती, नहीं मिल जाती। तो प्रवेश वर्मा के लिए राह राजनीति की आसान रहे और ऐसे साठ काट वाले यदि बीजेपी में चीफ मिनिस्टर बन जाए तो रास्ते में रोड़े होंगे। प्रवेश वर्मा को ना कहने का दूसरा कारण क्या हो सकता है? प्रवेश वर्मा का ना कहने का दूसरा कारण कि जो एक नैरेटिव बनाया गया कि वो जाट नेता है, तो क्या जाट नेता होने की वजह से वो सीएम बनेंगे? तो फिर बीजेपी उस जातिवाद के दलदल में फंस जाती, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि प्रवेश वर्मा के लिए ना जरूरी था। प्रवेश वर्मा की योग्यता पर कोई सवाल नहीं है, वो काबिल हैं, वो जुझारू हैं, वो फाइटर हैं, लेकिन आप जब राजनीति करते हैं तो बहुत सारे पक्ष हैं जिसको देखने होते हैं। तो प्रवेश वर्मा इस पूरे प्रकरण में ऐसा मुझे लगता है कि ना की गुंजाइश बनी हुई थी। मुझे कभी ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से फील नहीं हो रहा था कि प्रवेश वर्मा को, जो पार्टी विद द डिफरेंस की जब आप बात करते हैं उसमें प्रवेश वर्मा ना है, लेकिन चूंकि पता है कि जाट वोटों ने जबरदस्त वोटिंग की है दिल्ली में, फिर जाट कौम नाराज ना हो इसीलिए प्रवेश वर्मा प्रस्तावक बन गए। और जिस समय में मैंने पीछे भी विश्लेषण किया, जिस समय में रविशंकर प्रसाद और धनखड़ साहब को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, मुझे उसी समय लग गया कि प्रवेश वर्मा तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। धनखड़ साहब को इस पूरे मामले में ओपी धनखड़ का पर्यवेक्षक बनना, रविशंकर प्रसाद का पर्यवेक्षक बनना, यह साबित कर रहा था कि किसी भी हाल में प्रवेश वर्मा सीएम नहीं बन रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या साधा है, रेखा में ऐसा क्या देखा गया है? जरा उस पॉइंट को समझिएगा। रेखा हरियाणा के एक सामान्य सी परिवार से आती है, बेहद सामान्य सी परिवार से। रेखा वर्मा का चयन, रेखा गुप्ता का चयन भाजपा के उस कथन को मजबूती प्रदान करता है कि पार्टी विद द डिफरेंस क्यों कहा जाता है, क्यों ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है कि कोई भी यहां बन सकता है। नरेंद्र मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता, एक किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने वाली मां का बेटा यदि इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो नेशनल कैपिटल की मुख्यमंत्री भी एक साधारण महिला बन सकती है। रेखा जिंद से आती है, उनके दादा जिंद के रहने वाले थे, उनके पिता को दिल्ली में नौकरी लगी और अपने पिता के साथ रेखा दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में वो अपनी तेज तर्रार स्वभाव से लोअर मिडिल फैमिली में होते हुए भी उन्होंने राजनीति में एंट्री की और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव बन गई। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव बनने के बाद, दिल्ली की राजनीति में उतरने के बाद रेखा सामान्य कार्यकर्ता से होते हुए एक पार्षद बनी। सोचिए, एक पार्षद की लड़ाई लड़ते लड़ते वो जब आगे बढ़ती चली गई, एक सामान्य कार्यकर्ता की लड़ाई, शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई। उन्हें मेयर के चुनाव में उन्हें शिकस्त मिल गई थी। तो यह दिखाता है कि रेखा एक सामान्य कार्यकर्ता है। एक सामान्य कार्यकर्ता पार्षद लेवल से आगे बढ़ा, मेयर की चुनाव लड़ा, वो नहीं जीत पाया, वो एमएलए बनी। मोदी की उस लहर में एमएलए में वो जीत गई। कई बड़े नेता थे, विजेंद्र गुप्ता से लेकर कई बड़े नेता थे जो रास्ते में आ सकते थे। प्रवेश वर्मा का विरोध पार्टी के अंदर ज्यादा हो सकता था, रेखा गुप्ता का विरोध कम होगा, एक महिला है। क्योंकि पूरी लड़ाई दिल्ली में भी महिलाओं के नाम पर लड़ा गया, 2500 रुपए महिलाओं को देने के नाम पर लड़ा गया। ऐसे में एक महिला जब मुख्यमंत्री होंगी तो बहुत सारी चीजों को ढका जाएगा। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण कि दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष हो सकता अति सिंह हो,
और जिस तरह से विपक्ष दिल्ली के पास है, दिल्ली के पास एक उत्पाती विपक्ष है और वो उत्पाती विपक्ष कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। प्रवेश वर्मा उस कह सकते हैं जाल में फंस सकते थे, प्रवेश वर्मा पूरी उस खेल में फंस सकते थे, प्रवेश वर्मा केजरीवाल के षड्यंत्र में फंस सकते थे, प्रवेश वर्मा को केजरी गैंग प्रोवोक करे और वो उस उलझनों में पड़ जाए। रेखा गुप्ता महिला है, उसके ऊपर अटैक करना कांडी केजरी गैंग के लिए मुश्किल होगा और उनके द्वारा अटैक किया जाना उनके लिए ज्यादा घातक होगा। इस पूरे प्रकरण में ऐसा लगता है एक महिला चेहरा, चूंकि पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री बीजेपी के पास हैं, महिला चेहरा कोई नहीं था, इसीलिए महिला चेहरा। और एक तो महिला चेहरा हो गया, दूसरी बात ये मैसेजिंग ये भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस है, वो एक सामान्य कार्यकर्ताओं को सुनती है। और क्यों ऐसा लगता है, ये उम्मीद कार्यकर्ताओं में जोश भरता है कि दिल्ली में कोई भी या फिर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की यदि सत्ता रही तो कोई भी शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। कार्यकर्ताओं के अंदर यदि ये सपना जागृत रहा तो वो संगठन बड़ा हो सकता है कि एक परिवार नहीं कि भैया कुछ भी हो जाए, एक बोका आदमी है वो अधेर हो जाए, वही बोका जो है बन सकता है इस देश का प्रधानमंत्री और पूरा खैरातियों का गैंग उस बोका को नायक बनाने में लगे रहे। यहां ऐसा नहीं है, यहां दिखाता है कि जो भी कोई होगा उम्मीद हर कोई पाले कि वो शीर्ष पर पहुंच सकता है। और ये एक ऐसी पार्टी है जहां अहंकार किसी का नहीं चलता, समय बलवान होता है और रातों रात रेखा की लकीर बड़ी हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्रवेश की रेखा किसने काट दी, प्रवेश की रेखा क्यों कटी, प्रवेश वर्मा से ही क्यों, तो उसका जवाब आपको मिलेगा कि प्रवेश वर्मा से ही क्यों इस बात की घोषणा कराई गई। इसकी संभावना है कि डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा को बनाया जाए, लेकिन रेखा में क्या देखा यह आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस बात की संभावना, चूंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आती हैं, विद्यार्थी परिषद मतलब जो छात्र संघ है, एक तरह से भाजपा का जो छात्र स्टूडेंट यूनियन है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि संघ का स्टूडेंट यूनियन कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के छात्र संघ की वो नेता रही। तो एक संघ की सहमति भी, आज संघ के मुख्यालय का उद्घाटन भी था, उस मुख्यालय के उद्घाटन में अमित शाह भी गए, राजनाथ सिंह भी गए, तमाम लोग पहुंचे, तो ये मैसेजिंग भी संघ से गया। और ये भी देखा गया कि हाल के चुनावों में किस तरह से संघ और बीजेपी में एक तरह से कहीं तो थोड़ा बहुत कटाव और दुराव दिख रहा था, कि माना जा रहा है कि इसमें संघ की भी सहमति है। लेकिन कुछ भी हो, रेखा गुप्ता के चयन से एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह मारा है, तमाम चीजों को चुप कर दिया गया है। और विपक्ष को जब आप हमलावर होने से रोक देते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण, आप हथियार विहीन, अपने विरोधियों को जब आप हथियार विहीन कर देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। प्रवेश वर्मा का चयन विपक्ष को एक हथियार थमाता। नो डाउट प्रवेश वर्मा एक अच्छे उम्मीदवार होते सीएम के लिए, लेकिन आप विपक्ष को एक हथियार चुना दे देते। हथियार ये कि वो पूर्व सीएम का बेटा है, ये परिवारवाद है। तो आप जिस हथियार से आप हमला करते हैं विपक्ष पर, आप वही हथियार थमा देते। ऐसा नहीं कि प्रवेश वर्मा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, वो बहुत अनुभवी हैं, ऐसा भी नहीं है। प्रवेश वर्मा की कुल जमा उपलब्धि अभी ये है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। तो अरविंद केजरीवाल को जो प्रवेश वर्मा ने हराया है, उसमें ऐसा नहीं है कि प्रवेश वर्मा का कद इतना बड़ा हो गया था कि उन्होंने हरा दिया। जैसे शीला दीक्षित को जब केजरीवाल ने हराया था तो पूरा क्रेडिट केजरीवाल को जाता है। शीला दीक्षित जैसे कद्दावर नेता को हराया। लेकिन अब की बार केजरीवाल अपना वजूद खुद खत्म कर चुका था, एक घिनौना चरित्र, भ्रष्ट और बेईमान का चरित्र। केजरीवाल ने अपनी साख, अपनी जमीन खींच ली हुई थी और दूसरी तरफ मोदी का एक बढ़ता हुआ प्रभाव था। इसीलिए आमतौर पर इस पूरे देश में जो जीत होती है, तो आप यदि क्षेत्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए तो बीजेपी का कोई भी नेता और कुछ हद तक हेमंत बिस्वा शर्मा, कोई भी नेता अपना कद ऐसा लेकर के नहीं है कि वो अपने 4 लोगों को जितवा सके और खुद जीत सके। नरेंद्र मोदी की लकीर अपनी इतनी बड़ी है कि हर कोई को स्वीकार करना पड़ता है। राजनीति में कोई इतना जल्दी कुछ भी स्वीकार नहीं करता। यदि सचमुच प्रवेश वर्मा को लगता कि वही जीत करके आए हैं तो बगावत करते। और मैंने पीछे एक विश्लेषण आज शाम में किया है, भाजपा में बगावत करने की स्थिति कभी किसी की नहीं रही।
भाजपा में बगावत किया था उमा भारती ने, भाजपा में बगावत किया था कल्याण सिंह ने। कल्याण सिंह तो हिंदू हृदय सम्राट थे, और उस सबसे अलग हट करके भाजपा में कभी बगावत किया था शंकर सिंह बाघेला ने। इन सब की औकात हैसियत देख लीजिए क्या हुई, कौड़ी के दो हो गए। इसलिए जब इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता बगावत करके कौड़ी के दो हो गए, तो दूसरा कोई हिम्मत कैसे कर पाएगा। और आज के दौर में तो पूरे देश में कुछ भी कह लीजिए, नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा है कि उसके सामने कोई बगावत करने की हैसियत रखता नहीं। वही वसुंधरा राजे सिंधिया जो चैलेंज कर देती थी लाल कृष्ण आडवाणी को, उस दौर को हमने देखा हुआ है। आडवाणी जी के घर पे हम लोग होते थे और एकदम से फुफकार मारते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया बाहर भागती थी, बुलाने पर दिल्ली नहीं आती थी, जब उनको आदेश दिया जाता दिल्ली आने के लिए वो आती नहीं थी। उस वसुंधरा राजे सिंधिया को नाथा गया कैसे? उस वसुंधरा राजे सिंधिया को नाथा गया, राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर के मोदी ने जयपुर भेज दिया, और फिर फुफकार मारती वसुंधरा घर बैठ गई और एक ऐसे शर्मा जी वर्मा जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो दिल्ली में भी जो परिपक्व पर्यवेक्षक जो ही ओपी धनखड़ को बनाया गया, और उसके बाद पर्यवेक्षक जब रविशंकर बाबू को बनाया गया, तो चीजें स्पष्ट हो गई। ये रेखा जमीन से है, और इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ देखा है। दिल्ली की लड़ाई बहुत बड़ी है। कांडी केजरी गैंग में उलझ करके ये दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए दिल्ली को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, उसमें शांत और सौम्य भाव से जमीन पर काम करते हुए। अभी कांडी केजरी गैंग के तमाम बड़े बड़े दैत्यों को जेल भेजना है, वो तमाम फाइलें खुलवानी है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति जिस पर प्रहार करना विपक्ष के लिए मुश्किल हो। इसीलिए मुझे लगता है कि रेखा में बहुत कुछ देखा गया है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, और पूरी सर्वसहमति से ऐसा कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात जो फिर से एक बार दोहराते हुए कि मीडिया को फिर से टीम मोदी ने विदूषक बना दिया। अंतिम समय तक कोई खबर लीक नहीं हुई, ये सामान्य बात नहीं है। तो आगे देखिए दिल्ली की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलती है, हम सब इसका इंतजार करते हैं। 10:30 बजे का नियमित शो में आज फिर से रोचक विषय होगा योगी आदित्यनाथ को लेकर के, दिल्ली में के सीएम को लेकर के। तो वो अलग से शो हम सतीश जी के साथ उसमें विश्लेषण करेंगे। तो इस विश्लेषण के मायने आप समझ गए होंगे कि क्या है, क्या देखा गया और क्यों पूरा देश फिर से चौंका। जय हिंद, वंदे मातरम।